नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी के खंड पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस खंड में से इस साल 45 प्लस क्वेश्चन आए हैं और इनमें से काफी ऐसे क्वेश्चन हैं जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। और हमारे नोट्स में से लगभग 30 क्वेश्चन इसमें है, अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास। और इनमें से बहुत क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट हैं, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हर साल इस सेक्शन का जो महत्व है बढ़ता जा रहा है, यूपीएससी में निर्णायक भूमिका निभा रहा है सिलेक्शन में। और इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा भी टफ नहीं होते हैं। अगर इनमें से कुछ को सिलेक्ट कर लिया जाए तो आसानी से 25 प्लस आप बना सकते हो। तो देखते हैं वन बाय वन। मैंने अपने इस पूरे के पूरे स्लाइड में क्वेश्चन लगाया, उसके बाद हमारे क्लासरूम का नोट्स लगाया कि जिससे आपको लगे कि हाँ, यहाँ से ये सेक्शन आया है और यहाँ से इसको सॉल्व ऐसे किया जा सकता था। तो देखते हैं पहला सबसे क्वेश्चन कौन सा है। देखो, पहला क्वेश्चन जो उसने लिया है वो इक्वेटोरियल बायोम से लिया। देखो वो क्या है, वो कथन में बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा उपजाऊ होती है। दूसरा कथन दो कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थों का द्रुत अपघटन हो जाता है, अर्थात जो भी पोषक तत्व या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो तेजी से अपघटित हो जाता है। तो इस ऑप्शन में ये वाला जो कथन है वो गलत है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। देखो इसमें देखो 4 ऑप्शन है कि कथन 1 सही है और कथन 2 सही है, दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये वाला तो पहले से गलत है, इसकी व्याख्या क्या करेगा। तो इसमें से सिर्फ 2 सही है, तो ये चौथा ऑप्शन होगा, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। लेकिन इसकी व्याख्या कहां से निकली, देखो ये यहां से आएगा। देखो इसमें क्या लिखा है, यहाँ ये इक्वेटोरियल बायोम से क्वेश्चन है, तो लिखा क्या है, देखो यहाँ सॉइल पोषक तत्वों की दृष्टि से निर्धन होती है, यहाँ पर मृदा में पोषक तत्व ज्यादा नहीं होते हैं। और उसका कारण देखो नीचे लिखा है कि यहाँ पर गर्म एवं आर्द्र जलवायु के कारण कार्बनिक पदार्थों का तीव्र गति से विघटन हो जाता है। यही सीधा ऑप्शन में था कि वो तेजी से अपघटित हो जाते हैं। जब अपघटित हो जाएंगे ऑर्गेनिक मटेरियल तो वो सीधा खनिजों में बदल जाते हैं, मिनरल्स में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन बोला जाता है, खनिजी वहन। और उसके बाद तेज वर्षा की वजह से सारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहकर चले जाते हैं। दूसरा, उनकी कुछ की लीचिंग हो जाती है, वो मृदा में नीचे की तरफ चले जाते हैं। और चौथा इसका कारण है कि वहां वृक्षों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो तेजी से इतने सारे वृक्ष हैं, उनमें मिनरल्स को लेकर कंपटीशन रहता है, तो वो तेजी से उन मिनरल्स को अवशोषित कर लेते हैं। इस वजह से मृदा में जो है वो पोषक तत्व नहीं बचते। तो कथन और कारण इस तरह से होना चाहिए था कि यहाँ की सॉइल निर्धन होती है पोषक तत्वों की दृष्टि से, जिसका कारण होना चाहिए था गर्म एवं आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ कार्बनिक पदार्थ तीव्र गति से विघटित हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, पहला कथन गलत दे दिया, दूसरा सही दिया। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। तो ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व करना था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कथन 1 में कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास, तापमान विपर्यास का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, मतलब अंतर, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है। अर्थात कि शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में महासागरों और महाद्वीपों के तापमान में अंतर ज्यादा होता है। दूसरा इसका कथन बोल रहा है जल की विशिष्ट उष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। कह रहा है कि इसका कारण यह है कि जल की विशिष्ट उष्मा स्थल की तुलना में ज्यादा होती है। तो ये हमने क्लास में इसको डिस्कस किया होगा। देखो इसमें होगा क्या, ये पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, और ये कथन इसकी व्याख्या भी कर रहा है। अब कैसे होता है, देखो देखो जल की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो सागरों की तुलना में, कॉन्टिनेंट की तुलना में अधिक होती है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम भी हमने क्लास में बनाया था। देखो ये स्थलीय भाग है और ये जलीय भाग है। तो मैंने ये बताया था कि जलीय भाग देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, अर्थात धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। जबकि स्थलीय भाग तेजी से ठंडा हो जाता है और तेजी से ही गर्म हो जाता है। और इसका कारण मैंने बताया था विशिष्ट उष्मा। देखो ये लिखा है, ये जलीय भाग है, इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, जबकि स्थलीय भाग की विशिष्ट उष्मा कम होती है। इसलिए ये बहुत तेजी से गर्म हो जाता है और ये धीरे धीरे गर्म होता है। और इसी कारण आपने ग्रीष्म ऋतु में देखा होगा मानसूनी पवनें चलती हैं, सागरीय समीर चलती है, उनकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि तापमान में अंतर ज्यादा होता है। तो पहला कथन सही है कि दोनों के तापमान में अंतर ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा होता है। दूसरा कि कारण क्या है कि इसकी विशिष्ट उष्मा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ये धीरे धीरे गर्म होता है। अगर धीरे धीरे गर्म हुआ तो देखो ये, और मान लिया जाए जलीय भाग है, तो ये धीरे धीरे गर्म हुआ तो इसका तापमान कम है और इसका तापमान क्या होगा, बहुत तेजी से गर्म होगा तो ज्यादा है। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कह रहा है। और रीजन क्या हो गया, विशिष्ट उष्मा का अधिक होना। तो ये देखो ये रहा,
यहीं से ये क्वेश्चन निकला है। तो देखो इसमें क्या होगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। तो ये भी सीधा डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। ये कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो देखो इसमें क्या है, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सौर्य तप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुना होती है। देखो डेटा में आइडिया नहीं लगता है तो इसको एक बार हम छोड़ते हैं। अगला देखो कौन सा देखते हैं कि सही हमें लग रहा है। अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग होती हैं, इसका भी कोई पैमाना हमने नहीं पढ़ा है। अगला, अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती हैं। देखो इंफ्रारेड कह रहा है कि लोअर एटमॉस्फेयर में जो जल वाष्प होती है उसके द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो देखो ये मैंने आपको पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ाया था। यहाँ देखो इसमें क्या लिखा है, जल वाष्प का महत्व। जल वाष्प में लिखा था यह पार्थिव विकिरण को अवशोषित करता है, इसलिए यह एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जल वाष्प क्या करता है, देखो ये मैंने इस तरह से समझाया था आपको क्लास में। ये अर्थ थी, शॉर्ट वेव के रूप में सौर्य तरंगें आती हैं, ये इंसोलेशन आता है सौर्य तप, और दीर्घ तरंगों के रूप में ये लॉन्ग वेव के रूप में जाता है। और मैंने ये बताया था कि लॉन्ग वेव आप मत याद रखना, इसको इंफ्रारेड याद रखना, अवरक्त किरणों के रूप में याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी में पहले भी आया हुआ था कि दीर्घ पृथ्वी का पार्थिव विकिरण होता है किस रूप में, तो इंफ्रारेड के रूप में होता है, अवरक्त किरणों के रूप में। अगर आपको ये पता लग गया तो आप समझ जाओगे कि ये पार्थिव विकिरण की बात कर रहा है। और क्या हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जलवाष्प होती है जो क्या करती है, इसको अवशोषित कर लेती है। और ये हमने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में भी पढ़ा था कि वहां पर CO2, आपका मेथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं जो इस रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, यहाँ पर अवशोषित करके पृथ्वी की ओर वापस रीरेडिएट कर देती हैं। वहीं पर हमने हीट बजट में, ऊष्मा बजट में भी यहाँ पर जलवाष्प को भी पढ़ा था। तो ये वहीं से एक क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व करना था। सीधा सीधा क्वेश्चन था कि अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित हो जाती हैं। इसका मेन जो आपको थीम याद रखनी थी, मैंने क्लास में स्पेक्ट्रम भी करवाया था कि सन का स्पेक्ट्रम ये होता है और विजिबल के बाद ये वाला आपका अवरक्त किरणें आती हैं। इनसे हमें क्या करना है, इन्हीं को याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये वाला इससे क्वेश्चन निकल के आता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड, आगे लिखा वर्णन। तो वो कह रहा है कि इनकी विशेषताएं क्या इनसे मैच कर रही हैं। तो सबसे पहला है सेफाइड। सेफिड में क्या है, ये कह रहा है कि अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। दूसरा निहारिकाएं, तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, अर्थात उनका प्रकाश कम या ज्यादा होता है। तीसरा पल्सर, उनके बारे में बताया कि न्यूट्रॉन तारे हैं जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है, अर्थात वो कोलैप्स कर जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसका ये थर्ड वन सही होगा, ये दोनों गलत है। अभी बताता हूँ कैसे होगा। देखो केवल एक ही सही है इनमें से, ये पल्सर वाला। अभी देखते हैं, देखो ये यहाँ पर था, हमने क्लास में पढ़ा था पल्सर क्या होता है। देखो जब एक स्टार की डेथ होती है तो उससे मैंने पढ़ा था व्हाइट ड्वार्फ बनता है, ब्लैक ड्वार्फ बनता है, और अंत में जाकर जब बड़े स्टार होते हैं उनका जो कोर होता है वो पल्सर कहलाता है, न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। और न्यूट्रॉन स्टार जब घूमता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। जब तक उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है तो उसे पल्सर कहा जाता है। तो ये वही पल्सर है जो न्यूट्रॉन स्टार से बनता है, और न्यूट्रॉन स्टार किसी बड़े स्टार के कोलैप्स होने से बनता है। तो यही वो था। देखो पल्सर में क्या लिखा है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में न्यूट्रॉन स्टार अत्यधिक तापमान वाला होता है तथा तीव्र गति से घूर्णन करता है, जिससे इसके चुंबकीय ध्रुवों से विद्युत चुंबकीय विकिरण पुंज बाहर की ओर निकलते हैं। पृथ्वी के इस पुंज की रेखा में होने के कारण यह हमें दिखाई देता है। न्यूट्रॉन तारे के घूर्णन के कारण यह हमें एक निश्चित समय अवधि में दिखाई देता है, जिसकी तुलना लाइट हाउस से की जा सकती है। ऐसे न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर वाला तो आपस में मैच हो गया। अगला देखो दूसरा, सीफोइड वेरिएबल स्टार। देखो ये क्या लिखा है, सीफोइड वेरिएबल स्टार। देखो ये लिखा है कि ये अत्यधिक चमकीले तारे हैं जो सूर्य की तुलना में 50,000 गुना ज्यादा प्रदीप्त हैं, 5 से 20 गुना ज्यादा अधिक विशाल होते हैं, और इनकी प्रदीप्तता परिवर्तनशील होती है। मैंने क्लास में करा था कि ये निश्चित समय अवधि के बाद डिम होते हैं और फिर ये तेज हो जाते हैं। तो ये सीफोइड स्टार है जो क्या करेंगे, कभी डिम होंगे कभी तेज होंगे। और नेबुला क्या होती है, ये गैस और धूल के बादल होते हैं। ये देखो पहली लाइन में लिखा है नेबुला अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल होते हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन निकला। देखो सीफोइड है वो उल्टा है, देखो स्टार विच ब्राइटन एंड डिम पीरियडिकली। तो ये यहां से होगा, ये इसका है, और ये निहारिकाएं धूल और गैस के बादल है। तो ये दोनों गलत हो गए, सिर्फ एक बचा पल्सर वाला, न्यूट्रॉन स्टार वाला। तो ये सही है आपका केवल एक, ये यहां से क्वेश्चन आया था। देखो वही तो कह रहा हूं, आप अगर
अपने पर कंट्रोल रखेंगे, वहां अपने माइंड को स्टेबल रखेंगे, घबराएंगे नहीं, तो क्वेश्चन आराम से सही होते जाएंगे। वहां पर एलिमिनेशन मेथड ज्यादा नहीं आया तो लोग घबरा गए कि लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन अगर उनमें से कुछ को छाड़ लिया जाता तो आराम से किया जा सकता था। देखो अगला क्वेश्चन भी देखो, ये तो मैंने करंट की क्लास में जो लास्ट 3-4 दिन लिया था उसमें ये भी कराया था। देखो वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। कौन सा है, उर्वरक संयंत्र फर्टिलाइजर, तीसरा तेल शोधक कारखाने रिफाइनरीज, और तीसरा क्या, इस्पात संयंत्र या स्टील प्लांट। इसके बाद उपयुक्त में से कितने उद्योगों में के विकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका की अपेक्षा है। मतलब इनमें से कितनों में डीकार्बोनाइजेशन में ग्रीन हाइड्रोजन भूमिका निभा सकता है, अर्थात इनका विकार्बनीकरण में किस में ग्रीन हाइड्रोजन काम आएगा। अर्थात कुल मिला के क्या, हम जो हाइड्रोजन का यूज किन में हो रहा है, जिनमें मुख्यतः ग्रे हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ ये रहा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया था, हाइड्रोजन के उपयोग नॉर्मली कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो पहला देखो, अमोनिया निर्माण एवं नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के निर्माण में, जैसे यूरिया। तो ये एक पहला निकल आया फर्टिलाइजर प्लांट में। देखो दूसरा क्या बोला, दूसरा वो कह रहा है कि मेटलर्जिकल धातुकर्म प्रक्रिया में। और मैंने यहाँ बताया भी था कि स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, वहां पर परिशोधन में आदि सब चीजों में इसका किया जाता है यूज, अशुद्धियों को दूर करने में। तो ये धातुकर्म प्रक्रिया में आ गया। तो स्टील वाला भी, ये भी आपको ऑप्शन निकल आया। थर्ड वन देखो यहां से लिखना, रिफाइनरीज उद्योग में डीसल्फराइजेशन की प्रोसेस में। तो ये भी मैंने समझाया था कि सल्फर को हटाने में यूज किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन सीधे सीधे यहां से थे। तो ये रहा, फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी एंड स्टील प्लांट। कौन सा होगा, सभी तीन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से था, ये तो अभी कराया है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये भी ग्रीन हाइड्रोजन से आया है। देखो, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कह रहा है इंटरनल कंबशन में डायरेक्ट इंजन में डाल दें, जैसे पेट्रोल डीजल को डाला जाता है, उस तरह से वे जल के हमें ऊर्जा देगा। दूसरा, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कह रहा है कि इसको नेचुरल गैस के साथ मिक्स करके यूज किया जा सकता है। थर्ड वन, इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो ऐसी जटिल हिंदी आए तो आप इंग्लिश देख लेना। देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा फ्यूल सेल, और यहाँ पर कितना उसको टफ कर दिया गया है हिंदी को, हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात फ्यूल सेल के माध्यम से यूज किया जाता है। तीनों ऑप्शन सही है इसके, सभी तीन। देखो कैसे होगा, यहां से निकलेगा ये क्वेश्चन। देखो इस पार्ट में देखना, एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मैंने लिखवाया था। यहां पर ये रहा हाइड्रोजन सीएनजी, अन्य ईंधन के साथ मिश्रित किया जा सकता है। तो सेकंड वन देखो निकल आया, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए यूज किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे दो। देखो ये रहा, फ्यूल सेल के साथ यूज किया जा सकता है। मैंने बताया था कि इसको डायरेक्ट यूज करने में अभी कठिनाइयां हैं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है, ऐसे इंजन अभी नहीं बने जिनमें डायरेक्ट कंबशन हो, उन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यूज किया जा सकता है। तो ये दूसरा आ गया, फ्यूल सेल के माध्यम से यूज किया जाता है ज्यादातर, तो ये फ्यूल सेल हो गया। तीसरा देखो, तीसरा ये रहा, देखो मैंने यहाँ इसको बताया था कि वाहनों के इंजन में इंटरनल कंबशन में, आंतरिक दहन में यूज किया जा सकता है। तो सीधे सीधे तीनों क्वेश्चन यहाँ से थे, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ है, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया जा सकता था। देखो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको बहुत ही डिटेल में कंसेप्चुअल वर्क करना पड़ेगा। आप जो टॉपिक आता है उसको अगर बेसिक से प्रिपेयर करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, छिछला पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। अगला देखो ये वाला, ये वर्ल्ड मैपिंग में हमने ये क्वेश्चन किया था, ये लगातार पिछले साल भी करवाया था, इस साल भी करवाया था कि यूक्रेन से आएगा, आज नहीं तो कल क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये आ गया, इस बार 2 क्वेश्चन लिए हैं उसने यूक्रेन से। देखो ये रहा, वो कह रहा है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी होती हैं। देखो कौन सा, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। तो इसको देखो, इससे देखो ये रहा, ये मैप हमने क्लास में बनाया था, डिस्कस किया था, मैंने आपको प्रिंट भी दिया था इसका, और मैंने अलग अलग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के शहरों को अभी मार्क कराया था क्लास में, कि भाई पता लगे वो आपको कभी क्या करे, यहाँ पर ABCD लगा के मार्क करना दे दे, मिलान करो कि कौन सा शहर है। तो ये उसमें से आया है क्वेश्चन। तो इसमें से, और ये मैपिंग भी कराई थी, ब्लैक सी के चारों तरफ वाले देशों की मैपिंग भी हमने क्लास में की थी। तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो 2 स्टेट इसके साथ लग रहे हैं, हंगरी और रोमानिया, ये 2, बाकी इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन था, केवल 2। तो अगला देखते हैं, देखो इनमें 2 ही ऑप्शन है, आगे चलो। अब ये वाला देखो, ये क्वेश्चन भी हमने किया है। देखो प्राय समाचारों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र और समाचारों में होने का कारण, इनको मिलाना है। तो पहला है, कह रहा है उत्तरी कीवू और इटूरी, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध। दूसरा है नाग्रोनो खारखाब का रीजन है, मोजाम्बिक में उपलब्ध। खेरसन और जापोरिजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद।
अब ये तीन जो है इनको मिलान करना था, तो अब देखते हैं ये कहाँ से आया। देखो ये भी यहीं से आया है, ये हमने अजरबैजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट और नागरोन खारखाब के क्षेत्र में, तो ये किस किस के बीच में था, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। तो ये हमने क्लास में देखो पूरा का पूरा डिटेल में इसका मैप भी नीचे बनाया था, ये रहा। तो यहां से है। अब देखो जैसे ही आपने नारगोन खारखाब को आर्मेनिया अजरबैजान से मिलाओगे, तो ये वाला सेक्शन जब आपस में नहीं मिल रहा तो ये भी तो नहीं मिलेगा, ये दोनों गलत हो गए। अब इसके बाद देखो खैरसान और ज़ैपोरिज़िया, ये भी आपका इसी मैपिंग से आया है, किससे, यूक्रेन का। ये देखो नीचे खैरखोन लिखा और ये ज़ैपोरिज़िया है, तो ये यूक्रेन में है, ना कि कहां पर, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद का क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन यहां से आया, तो यहां पर सिर्फ और कोई भी सही नहीं होगा, ना तो ये ना ये ना ये, कोई भी सही नहीं है इनमें से। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया। देखो बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे जो किए जा सकते थे। अगला देखो कौन सा है, वो कह रहा है कि संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दी कॉन्गो। ये देखो ये वर्ल्ड मैपिंग में मैंने बताया था कटंगा का पठार, और वहां पे मैंने फोकस किया था कि भाई कटंगा का पठार को कोबाल्ट और हीरे से याद रखना। तो ये देखो ये रहा कटंगा का पठार, जाम्बिया व रिपब्लिक कांगो में अवस्थित यह पठार कॉपर, कोबाल्ट और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहीं से कोबाल्ट को निकालना था और यहाँ पर पुट कर देना था कि कांगो में मिलता है। तो ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ पर से आया है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो ये कौन सा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैपिंग से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। तो कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान और युगांडा। देखो इसमें सिर्फ लॉजिक लगाना था आप लोगों को, आपने सब पढ़ा क्लास में। देखो ये रहा, यूं वर्ल्ड मैपिंग था, तो हमने यहां पढ़ा था कैमरून, इस जगह पर कैमरून था। तो यहां से देखो एक रिवर आ रही थी नाइजर रिवर, यूं उसकी सहायक नदी बेन्यू, ये दोनों मिलके यहाँ गिरती थी नाइजीरिया में। तो जो नाइजीरिया जो का पार्ट है वो तो नाइजर नदी के बेसिन में आ गया। अब बचता है देखो कौन कौन सा, दक्षिणी सूडान और युगांडा। इसको याद करो, यहां से हमने नील रिवर को निकाला था और ऊपर की ओर गई थी, तो युगांडा भी उसी में आ रहा था, युगांडा विक्टोरिया लेक के पास से। दक्षिणी सूडान भी इसके क्षेत्र में आ गया। बचता कौन सा, कैमरून, क्योंकि यहां पर इक्वेटर जाती थी। मैंने इक्वेटर के कंट्रीज भी मार्क करवाए थे कि कहां कहां से इक्वेटर जाती है। तो यहां से कॉन्गो रिवर यूं काटती थी 2 बार, याद है। और यहीं पर आपका कौन था, कैमरून था। तो एक ही होगा कौन सा, कैमरून। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसने थोड़ा सा भी ध्यान लगा के, सारी मैपिंग हमने अफ्रीका की थी क्लास में, तो वहीं से ये क्वेश्चन था। थोड़ा सा भी लोकेशन अगर आपको याद होता तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता आराम से। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगातार 2 साल से मैं करवा रहा था, क्योंकि आर्टिफिशियल सन पे चर्चा, नाभिकीय संलयन पे बहुत चर्चा चल रही थी। तो यूपीएससी कई बार क्या करता है, उससे हटके उसके से संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन ले लेता है। तो नाभिकीय संलयन के साथ साथ मैं नाभिकीय विखंडन भी बता रहा था, तो वहीं से ये पूरा का पूरा यूरेनियम का एनरिचमेंट का प्रोसेस उसने ले लिया। तो देखो ये रहा, इसमें क्या है, कथन 1 कह रहा भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद भी अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। तो ये तो बात सही है कि भारत में यूरेनियम के भंडार हैं जादूगोड़ा वगैरह में, लेकिन अपनी अधिकांश विद्युत का उत्पादन हम किससे करते हैं, कोयले से करते हैं। ये तो फैक्ट है, ये तो सबको पता है। दूसरा देखो, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। यहां पर कंफ्यूजन होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसका आंसर होगा एक सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। 60% तक नहीं एनरिच करना पड़ता। देखो ये मैंने डायरेक्ट कराया था, ये रहा देखो क्लास में, यूरेनियम का एनरिचमेंट प्रोसेस पूरा का पूरा हमने लिखवाया देखो क्लास में। और ये देखो ये रहा यहाँ पर इसका प्रोसेस। तो इस वाले डायग्राम को मैंने आपको क्लास में दिखाया था, यहीं से पढ़ाया था। देखो ये रहा, कह रहा है नेचुरल यूरेनियम में 0.7% यूरेनियम 235 होता है, यही विखंडनकारी होता है, इसी का विखंडन होता है। तो यूरेनियम 235 0.7% होता है। अब इसको अगर एनरिच करते हैं तो इसे बोला जाता है लो एनरिच्ड यूरेनियम। इसका यूज कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में किया जाता है। तो तब ये कितना हो जाता है, 5%। अर्थात 5% अगर यूरेनियम 235 हो गया, तब इसको हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगाते हैं। तो एनरिच किया 0.7 से 5% तक। अब इसको और एनरिच करेंगे तो 20% तक जब पहुंच जाता है, तब इसे न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर में यूज करते हैं। तो रिसर्च रिएक्टर में 20% तक आप यूज करोगे। अब अगर इससे भी ज्यादा आपने इसको एनरिच किया, 90% तक पहुंच गए, तब ये वेपन ग्रेड में बन जाता है। तब इससे क्या हो जाता है, आप परमाणु हथियारों का निर्माण करते हो, वेपन ग्रेड का हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो बहुत ही कम 5% तक, या ज्यादा से ज्यादा अगर रिसर्च रिएक्टर भी है तो 20% तक। तो यहाँ पर तो उसका क्या कर दिया है, 60% तक ले गया, जो कि काफी बड़ी मात्रा है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा है,
देखो ये कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, एरोसोल, फोम एजेंट, अग्निमंदक और स्नेहक उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयुक्त होता है, मतलब एचएफसी का यूज कितनों में हो रहा है। देखो एचएफसी का अगर आप यूज देखोगे तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है ओजोन वाले में से। तो ओजोन के जो डिप्लीशन सब्सटेंस है ओडीएस जो होते हैं उनमें ये आता है। देखो ये रहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और एचएफसी, ये सब इसी में ही हो जाते हैं, सबके सब एक साथ यूज होते हैं। इनका एसी में, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, ड्राई क्लीनिंग में, सॉल्वेंट के रूप में, सौंदर्य प्रसाधनों में, दवाओं में, प्रणोदक के रूप में, प्लास्टिक उद्योग में, फॉर्मिंग एजेंट में और अग्निशमन यंत्र में। देखो ये सारा का सारा वही है। अग्निमंदक हो गया, फोम एजेंट हो गया, एरोसोल हो गया। बस एक यही नहीं था स्नेक, इसको हटा देना था तो केवल 3 हो जाएगा। तो ये 3 इसमें आएंगे। अगला देखो क्वेश्चन, ये पी और एस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हर बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा। देखो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलेखित होती हैं। दूसरा कह रहा है पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। अर्थात वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर अगर तरंग का संचरण इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है, जिस डायरेक्शन मान लो कि ये इसकी डायरेक्शन में यूं जा रहा है, तो तरंग के कंपन यूं यूं आगे पीछे करेंगे। और दूसरे में कह रहा है कि जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे, अगर तरंग इस दिशा में जा रही है तो कण इस डायरेक्शन में कंपन करेंगे, ऊपर नीचे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको आप देखो, ये यहां से था, देखो पी वेव, ये एपिसेंटर अधिकेंद्र पर सर्वप्रथम पहुंचते क्योंकि इनका वेग अधिकतम होता है और इनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। तो ये देखो पी में लिखा है आगे पीछे या समानांतर कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में लंबवत हो जाएगा, इसका उल्टा। तो ये दोनों के दोनों ही कथन क्या है, सही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखना आप, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी मैपिंग से है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ियां विंध्यन और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। मतलब अमरकंटक पहाड़ियां, पहली तो बात है आपको अमरकंटक पता होना चाहिए, सतपुड़ा का पार्ट है। दूसरा बिली बिलिगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग पर है। सतपुड़ा पर तो हमने बिलिगिरी रंगन को सुना ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गायब हो गया। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण में है, तो ये पूर्वी घाट का पार्ट है। तो इनमें ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना सही है, कोई भी सही नहीं है। देखो ये कहां से आया क्वेश्चन, इसको यहां से देखते हैं। देखो ये मैपिंग कराई थी हमने, देखो ये पूरा का पूरा इंडिया की मैपिंग में हमने पढ़ा था। देखो आज से सारा का सारा मैप बनाया था। सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद महादेव, महादेव के बाद मैकाल। तो वो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, और यहाँ पर देखो विंध्यन चल रहा है, तो कह रहा है कि विंध्यन और कौन सा, सह्याद्री। सह्याद्री किसको बोलेंगे, वेस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट और विंध्यन मैकाल या अमरकंटक पर मिलते हैं, तो अमरकंटक तो इस साइड में रहेगा, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के पास। वेस्टर्न घाट और विंध्यन तो यहाँ रह गए, तो ये दोनों का संगम इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखो वो कह रहा है कि शेषाचेलम हिल्स जो है वो वेस्टर्न घाट के पूर्व। देखो ये शेषाचेलम हिल्स कहां पर है, इस क्षेत्र में। देखो ये रहा रायलसीमा का पठार, ये तेलंगाना का पठार, और ये रहा दक्षिण भाग में शेषाचेलम हिल्स। यहीं पर हमने पालकोंडा, वेलकोंडा, नलकोंडा, ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां पढ़ी थी। तो ये इस पार्ट में, ईस्टर्न घाट वाले पार्ट में आता है, ना कि वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में। तो यहां से भी ये क्लियर हो गया, तो थर्ड वन भी है। और एक ऑप्शन वो बोला कि ये सतपुड़ा का जो पूर्वी पार्ट है वो बिलीरंगन पहाड़ियां, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ मैकाल रेंज है पूर्वी भाग इसका। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, इसके गलत हो जाएंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन को उठाया गया है। तो तीनों ऑप्शन क्या है, इसके गलत है, कोई भी सही नहीं है। तो ये भी सीधा डायरेक्ट मैपिंग से आया। हमने क्लास में कितनी मैपिंग की थी, तब कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं कि सर इतना हाथ से बनाने की क्या जरूरत है। देखो यहाँ जब हम खुद से बनाते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म तक वो याद रहता है, माइंड मैपिंग उसकी हो जाती है। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि बनी है। ये तो कच्छ भूमि से भी आप लगा सकते थे क्लास में। वैसे हमने कहा है कि धीरे धीरे नदियों के द्वारा वो भर दिया गया था, समुद्र का पार्ट था, और अब ये क्या है, एक दलदली भूमि बन चुकी है कच्छ की रण। ये रहा कच्छ का रण, तो इसमें ये बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये एलिमिनेशन मेथड से होता है जो हमेशा यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसने अभी भी जो हम की से निकालते थे। देखो इसमें क्या लिखा है, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोयला संयंत्रों के बारे में बात करनी है। तो दूसरा क्या लिखा है उसने ऑप्शन, उनमें से किसी में भी समुद्री जल का उपयोग नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तटीय भागों में क्या है, कुछ है, तो वहां पर कूलेंट के रूप में किसका यूज करेंगे, समुद्री जल का। तो ये पहला तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात देखो इन सब में क्या किया है, इन सब में केवल का यूज किया गया, केवल शब्द का यूज है। देखो
उनमें से किसी में भी, यहाँ इसमें इंग्लिश में देखोगे तो नन ऑफ देम लिखा, देखो इंग्लिश में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नन ऑफ देम। कोई भी सागरीय जल का यूज नहीं करता। अगला देखो, नन ऑफ देम इज सेटअप इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, वाटर स्ट्रेस जल संकट के क्षेत्र में लगाया गया हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नन ऑफ देम आ गया तो एक्सट्रीम पे जा रहा है, इसको निकाल देंगे। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, कोई भी प्राइवेट ओन्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे थर्मल प्लांट्स हैं जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा हैं, उनके द्वारा नियंत्रित है, क्योंकि कई सारे संयंत्र ऐसे लगे उनके प्राइवेट अपने क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो ये भी क्या है, नन ऑफ देम आएगा। देखो नन ऑफ देम लिखा है, देखो तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम पर है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और क्या आएगा, नन आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो ये तो उसने एक, हमें जब ट्रेडिशनली जो हम सही करते थे उसी विधि से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी एलिमिनेशन मेथड से, देखो ये भी एलिमिनेशन से दिया, क्योंकि देखो एलिमिनेशन भी तब लगाया जा सकता है जब हमें नॉलेज हो। इन तीन के बारे में हमने खनिजों में पूरा पढ़ा है। एल्युमिनियम का है, वो कह रहा है देखो भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में, मतलब कोस्टल रीजन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इलेमेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत है। तो तटीय क्षेत्रों में तो हमारे दिमाग में सीधा थोरियम आता है, तो थोरियम तो उसने ऑप्शन में दिया नहीं। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, इन तीनों को छांट सकते हैं। देखो एल्युमिनियम तटीय क्षेत्र में जो मिलेगा, एल्युमिनियम के बारे में पहले तो इसका एस्क बॉक्साइट होता है, लेटराइट चट्टानों से मिलता है। दूसरी बात अगर करें, एल्युमिनियम मिलता कहाँ है, तो वेस्टर्न घाट में मिलता है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, शुष्क और आर्द्र ऋतु एकांतर क्रम में आती है। दूसरा, ईस्टर्न घाट के वो भाग जो ऊंचाई पर अवस्थित है, जैसे उड़ीसा का भाग, तमिलनाडु की कुछ क्या पहाड़ियों के ऊपर, तो इन क्षेत्रों में पाया जाता है, तटीय क्षेत्रों में ये नहीं पाया जाता। तो एल्युमिनियम तो सीधा बाहर हो गया। दूसरा, तांबा, तांबा के जिनिंदा चुनिंदा क्षेत्र है, देखो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, राजस्थान का खेतरी सिंघाना क्षेत्र। इसके बाद आपका सिंहभूमि क्षेत्र में घाटशिला। इसके अलावा एक और बेल्ट है मलांज खंड और अग्निकुंडला, बस यही 4 क्षेत्र हैं तांबे के। तो तांबा भी नहीं हो सकता तटीय क्षेत्र में, ये भी नहीं मिलता। आग्नेय चट्टानों में या कायंत्रित में मिलेगा, जो हमने मिनरल बेल्ट्स पढ़ी थी मेन उनमें पाया जा रहा था ये। तीसरा देखो लोहा, लोहे का मैंने क्लास में इसका अयस्क भी लिखवाया, देखो कौन कौन से था इसका, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेडेराइट, लिमोनाइट, 4 अयस्क पाए जाते हैं इसके, तो उनसे भी ये बाहर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, टाइटेनियम। मतलब हम इनको एलिमिनेट करके सीधा सीधा इस पर आ सकते हैं। तो कुछ ज्यादा इसमें टफ वाला क्वेश्चन नहीं था, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन बाजार के संबंध में, देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या कह रहा है, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। हो सकता है कि कार्बन क्रेडिट क्या है, या कार्बन जो मार्केट है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाएगा। कार्बन मार्केट हमने डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने डबल काउंटिंग भी पढ़ा था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन है, कार्बन ट्रेडिंग है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, वो सब हमने पढ़ा था। तो वो कार्बन मार्केट किस लिए लाया गया था, कि कंपनियां या देश अपने उत्सर्जन को क्या करें, लिमिटेड रखें और उनका लेन देन करें, जिससे जो कंपनियां अपने उत्सर्जन को कम कर रही हैं उन्हें इंसेंटिव मिले, उन्हें प्रोत्साहन मिले। तो इसलिए ये लाया गया था। और जो क्या कर रही हैं, ज्यादा उत्सर्जन कर रही हैं, उन्हें पे करना, पे पोल्यूटर का जो प्रिंसिपल है उसको लागू किया जाए। तो इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक व्यापक साधन हो जाएगा ये। ठीक है। दूसरा देखो, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को स्थानांतरित कर देते हैं। तो देखो इसमें ये एक पार्ट है उसका, पूरी तरह से नहीं है, पूरा भी सही नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ दी जाते हैं। जब हम कार्बन क्रेडिट में जाते हैं तो कार्बन क्रेडिट का ऑक्शन या उन सर्टिफिकेट का ऑक्शन गवर्नमेंट करती है। तो तब जब गवर्नमेंट ऑक्शन करेगी तो कुछ पैसा क्या करेगा, प्राइवेट कंपनी से गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। तो रिसोर्सेज का फ्लो हो रहा है, प्राइवेट से प्राइवेट में भी होगा। देखो इसमें क्या होता है, कार्बन मार्केट में प्राइवेट कंपनीज के बीच में भी होता है और प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, ऑक्शन करती है कार्बन क्रेडिट्स का या सर्टिफिकेट का। जैसे यूरोपियन ट्रेडिंग जो सिस्टम है उसमें इसी तरह का एक सिस्टम है। देखो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा है। और यहाँ पर ये देखो EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम वेयर गवर्नमेंट मैंडेट एमिशन लिमिट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। इसमें वो बता रहा है कि यूरोपियन जो सिस्टम है इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट मैंडेट एमिशन लिमिट्स ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स सच एज एल्युमिनियम और स्टील प्लांट। स्टील और एल्युमिनियम जो इस तरह के प्लांट हैं उन पर वो एक लिमिट लगाती है उत्सर्जन की। ठीक है। इंडस्ट्रीज टू इधर कट एमिशन और बाय गवर्नमेंट सर्टिफाइड परमिट्स फ्रॉम कंपनीज। कह रहे या तो अपने कमीशन को कम करें या वो क्या करें, गवर्नमेंट सर्टिफाइड परमिट्स हैं उनको कंपनी से खरीदें।
ठीक है, दैट कट मोर एमिशन देन रिक्वायर्ड और वी वर ऑक्शनड बाय द गवर्नमेंट। देखो या तो ये क्या करते हैं, जो कंपनियां कट एमिशन अपना उत्सर्जन कम कर रही हैं उनसे वो खरीदे, या वर ऑक्शन बाय गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जब उनका ऑक्शन करती है, नीलामी करती है, तो गवर्नमेंट से खरीदे। अर्थात अगर मेरी कंपनी जितनी मेरी लिमिट निर्धारित की है उससे ज्यादा उत्सर्जन करेगी तो उसे कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। और कार्बन क्रेडिट मेरी कंपनी कहां से खरीद सकती है, या तो किसी अन्य कंपनी से जिसने अपने जो उत्सर्जन की लिमिट से कम उत्सर्जन किया था, या वो क्या करेगी, सरकार ऑक्शन करेगी कार्बन क्रेडिट का, वहां से वो परचेज कर ले। तो इस तरह का ऑप्शन रहता है। तो रिसोर्सेज प्राइवेट से गवर्नमेंट की और स्टेट की और भी प्रवाहित होते हैं। तो एक भी सही है और दो भी सही है। देखो, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को भी स्थानांतरित कर देते हैं। दूसरा देखो, कथन वन है कथन दो सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसके कारण ये नहीं हो रहा है। संसाधनों के ट्रांसफर से ये उत्सर्जन कम होने वाला नहीं है। ये दोनों अलग अलग दोनों सत्य हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसको आसानी से किया जा सकता था, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। थोड़ा टफ था, जरूरी नहीं है कि ये हो पाए, लेकिन कर सकते थे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्राक्षित अधिसूचित कर दे, इंग्लिश में पढ़ो, कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दे, तो क्या क्या हो सकता है। वो कह रहा है कि राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है, कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है वो इसकी गवर्निंग अथॉरिटी बन जाता है। तो सही है, 1972 का हमने नियम अधिनियम पढ़ा था, उसके तहत क्या था, यही था कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन से ही हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं नेशनल पार्क में। तो उसकी परमिशन लेनी जरूरी होती है, तो वो सब अधिकार उसी के पास रहता है। हमने ये भी पढ़ा था कि किसी जीव को अगर मारना है या कोई बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है तो उसके लिए भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह का ये सिस्टम था, तो हमने वहां पूरा डिस्कस किया है इसको डिटेल में। तो ये पहला सही है। दूसरा देखो, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तो ठीक है, उसको अगर कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया है तो शिकार की अनुमति तो नहीं होगी, दूसरा भी सही है। तीसरा, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। तो वहां पर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो एकत्रित कर सकते हैं, इसकी अनुमति रहेगी क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व है। तीसरा, इस क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति नहीं होती, जो ट्रेडिशनल जो कृषि करते हैं वो नहीं कर सकते। जैसे मान लो झूम कृषि, हमने अब उसको क्या किया है, कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। तो अगर वहां झूम कृषि करेंगे तो वो तो कंजर्व रहा ही कहां, वो कम्युनिटी रिजर्व रहा ही क्या, उसको संरक्षण ही क्या किया उसका। इनको एज ए बफर जोन घोषित किया जाता है। कोई नेशनल पार्क है उसके चारों तरफ, कोई सेंचुरी है उसके चारों तरफ, दो नेशनल पार्क को मिलाने वाला कोई कॉरिडोर है, तो उस क्षेत्र को हम क्या करते हैं, कम्युनिटी रिजर्व घोषित करते हैं। और ये लैंड कम्युनिटी की होती है, प्राइवेट लैंड, गवर्नमेंट की लैंड नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट की लैंड होती तो वो कंजर्व रिजर्व बन जाता, कंजर्वेशन रिजर्व बन जाता। तो ये कम्युनिटी रिजर्व है, तो वहां समुदाय की भूमि है, तो ये सब अधिकार वहां पर रहेंगे। ये नहीं होगा, पारंपरिक कृषि प्रथा नहीं कर पाएंगे वहां पर। तो ये चौथा नहीं होगा, केवल 3 समूह है। देखो ये यहां से आया था, ये मैंने पूरा डिटेल में इसको करवाया था। देखो इसको यहां से भी निकाल सकते थे। देखो, कम्युनिटी रिजर्व क्या है, राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र को जो किसी व्यक्ति या समुदाय ने स्वेच्छा से वन्य जीव या उनके आवास की सुरक्षा के लिए दान दिया हो तो उसे कम्युनिटी रिजर्व कहता है। और इसका प्रबंधन कम्युनिटी मैनेजमेंट रिजर्व कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। देखो ये रहा यहाँ पर। इसमें देखो एक और जो निकल रहा था वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलता। देखो इसमें सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जैसे पशुचारण और लकड़ी संग्रहण। तो लकड़ी का भी यहाँ पर संग्रहण किया जा सकता है। जब इसमें किया जा सकता है तो इसमें भी किया जा सकता है। तो देखो ये रहा, यहीं से निकलता था कि ये रहा कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो एकत्रित कर ही सकते हैं, शिकार की अनुमति तो नहीं होगी। वन्य जीव वार्डन, ये तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देखो यहाँ पर था। यार नेशनल पार्क में मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर मुख्य वन संरक्षण अपवाद स्वरूप ही किसी कार्य की अनुमति देता है। तो सब कुछ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अधीन होता है। पूरा ये पूरी अधिसूचियां पढ़ी थी हमने, अनुसूचियां, कि किसके परमिशन से क्या क्या हो सकता है। तो ये वहीं से एक क्वेश्चन था जिसको आसानी से किया जा सकता था। आगे देखो, ये रहा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो ये क्या था, भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। देखो नगोया प्रोटोकॉल हमें पता होना चाहिए, डिटेल में पढ़ा था हमने सीबीडी के अंदर। नगोया, कार्टेजेना, नगोया कुआलालंपुर पढ़ा था, आईची टारगेट पढ़े थे। अभी वाला जो हमने अभी हुआ था, जो सीबीडी सम्मेलन हुआ था, उस पर भी हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो ये वहीं से था। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से संबंधित है। तो ये वही लिख रहा है, कह रहा भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एक प्रमुख कुंजी, अभी दिखा रहा हूँ कहां से आया था ये। दूसरा, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है। देखो इंग्लिश में थोड़ा पढ़ो तो समझ में ज्यादा आएगा।
देखो, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन, कह रहा है इनके बहुत प्रमुख कार्य हैं इन डिटरमाइनिंग, निर्धारित करने में, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, अर्थात पहुंच और लाभ को हिस्सा बांटने में, शेयर करने में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन फी एकत्रित करने में भी इनकी भूमिका होती है। ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, जो जैविक संसाधन जो एकत्रित करके ले जाते हैं उन पर इनको लेवी लगाने का भी अधिकार है। एक्सेस एंड बेनिफिट से संबंधित अनुमति देने की भी इनके पास शक्ति होती है। तो ये यहां से क्वेश्चन था। देखो, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। देखो ये रहा, दोनों के दोनों क्या है, सही है, एक और दो। देखो यहां से आया था। देखो ये रहा, भारत में सीबीडीएम इसके प्रोटोकॉल के सदस्यों ने कहा भारत इनके प्रावधान को लागू करने के लिए अधिनियम पारित किया था। फिर अधिनियम की विशेषता में मैंने लिखा था एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस के क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय ढांचे की व्यवस्था की गई है। उसमें पहला था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दूसरा था स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और तीसरा था देखो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। यहां से क्वेश्चन आया था और इसमें लिखा है किसी भी आवेदन पर इन परिषदों की अनुमति आवश्यक है। अर्थात कोई हमारे यहाँ से बायोलॉजिकल रिसोर्स लेने आता है तो उस पर अनुमति कौन देगी, ये देंगी अंतिम अनुमति। इसके अलावा अर्थात एनबीए एवं एसबीबी को जैविक संसाधनों एवं संबंधित ज्ञान के विषय में निर्णय लेने से पहले इनकी स्वीकृति आवश्यक है। तो आगे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर इनकी अनुमति, इनकी निर्धारित भूमिका है। आगे इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर जैव विविधता फंड का गठन किया गया है, जिसका उपयोग जैव विविधता संरक्षण में किया जाएगा। तो फंड वहां पर एस्टेब्लिश किया गया लोकल लेवल पर, तो कुछ अधिकार इनको लेवी लगाने के भी दिए होंगे। अगर उसका एक पार्ट सही है तो दूसरा पार्ट तो ऑब्वियसली है कि उसका एक हिस्सा तो सही होगा ही होगा। तो ये यहां से भी किया जा सकता था और आप अंदाज से भी किया, सीधा डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन था ये वाला। तो इसके दोनों के दोनों आपके ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, कह रहा बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में आध्वनिक चाल पर प्रधार नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। देखो हिंदी इसकी काफी टफ है तो आपको इंग्लिश देखनी होगी। क्या बोल रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड। सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा कि ये जेट प्रोपेल्ड है, लेकिन जबकि ये गलत इसका ऑप्शन है, जेट प्रोपेल्ड नहीं होती है। दूसरा वो क्रूज मिसाइल होती है। दूसरा अग्नि 5 इज मीडियम रेंज, ये मीडियम रेंज नहीं होती है, लॉन्ग रेंज होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल है ये, तो ये नहीं होगा। ये लिख रहा है ये क्रूज मिसाइल है, तो इससे भी ये गलत हो जाएगा। देखो अब इसको यहां से आया था ये बैलिस्टिक मिसाइल। देखो ये इनकी मारक क्षमता क्रूज मिसाइलों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, और ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल में यहाँ लिखा है, देखो ये रहा इस जगह पर, ये इनमें जेट इंजन तकनीक का उपयोग किया जाता है क्रूज मिसाइल में। तो क्रूज में जेट होता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, क्रूज, ये जेट सिस्टम नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया कि बैलिस्टिक मिसाइल में जेट सिस्टम होता है, तो ये गलत हो गया। अग्नि 5 कह रहा है कि मीडियम रेंज है। देखो अग्नि क्या है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसमें तो जेट इंजन का यूज होगा नहीं। तो दोनों के दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत है, ना एक है और ना ही दो है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सीधा क्वेश्चन था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्गदर्शन प्रणाली, नेविगेशन सिस्टम है। तो ये सीधा डायरेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान के पास है अपना। देखो ये यहां से आया, देखो ये रहा, ये विश्व के प्रमुख ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये धुंधला आया थोड़ा सा, फोटो खींची जब इसका। तो देखो ये क्या, जीपीएस है यूएसए का, ग्लोनास है किसका, रशिया का, गैलीलियो है ईयू का, बेदू है चाइना का, क्यूजेडएसएस जापान का। तो क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, और भारत का आईआरएनएसएस नाविक जो है। तो ये सीधा यहाँ से क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जापान हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में निम्नलिखित में से एक मामले में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में पूछ रहा है। तो माइक्रो सैटेलाइट और मैक्रो सैटेलाइट वाला जो हमने था वो हमने पढ़ा था यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। देखो ये रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो यहाँ पर मैंने ये पढ़ा था। देखो सैटेलाइट डीएनए, ये माइक्रो है और ये मिनी है। देखो ये माइक्रो सैटेलाइट लिखा है और ये मिनी सैटेलाइट लिखा है। तो ये क्या होते हैं, डीएनए के भाग है जहां क्षार अनुक्रमों की पुनरावृत्ति पाई जाती है। और नीचे देखो क्या लिखा है, देखो ये इन्हें वीएनटीआर भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में डीएनए पर पाए जाने वाले वीएनटीआर के आधार पर व्यक्तियों की पहचान की जाती है। वीएनटीआर डीएनए पर विशिष्ट स्थान है जहां पर डीएनए अनुक्रम या न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति पाई जाती है। ये देखो सैटेलाइट डीएनए, और पुनरावृत्ति पाई जाती है। ठीक है, वीएनटीआर हाँ पाई जाती है। आगे देखो ये खंड अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, इसलिए ये व्यक्तियों की पहचान में सहायक होते हैं। तो यहीं से ये क्वेश्चन सीधा सीधा उसने लिया। तो अगर हम इसको देखें ऑप्शन में, तो ये देखो अगर हम इसको ऑप्शन में देखें तो यहाँ देखो ये क्या करेगा, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से
एक मामले में प्रयोग किया जाता है। तो प्राणी जगत की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन, तो विभिन्न जातियों में कितनी सिमिलरिटी है कितनी डिसिमिलरिटी है वो सब इससे ही ज्ञात होगा। और कोई ऑप्शन नहीं है, स्टेम सेल है, उद्यान कृषि में, क्लोन के लिए नहीं, किसी समष्टि में श्रृंखला और औषध परीक्षण में इन नहीं। सबसे जो बेस्ट है वो यही ए है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा सा माइक्रो सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए था, बस हो जाता ये क्वेश्चन। तो ये भी आपका हो गया। इसके अलावा देखो एक और क्वेश्चन क्या है, एरियल मेटाजीनोमिक्स। तो एरियल मेटाजीनोमिक्स क्या है, देखो आप में इसमें सिर्फ एक ही शब्द निकालना था, जीनोमिक्स, जो हमने क्लास में पढ़ा था। देखो जीनोमिक्स क्या होता है, किसी जीव में उपस्थित समस्त आनुवंशिक पदार्थ की सूचना को ही क्या बोला जाता है, जीनोम, और इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, जीनोमिक्स। ये पढ़ा था हमने। तो एरियल देखो यहाँ पर ऑप्शन देखना है, पहले में क्या लिखा है, जीनोमिक्स मतलब कुल मिला के हमारे जीनोम का या डीएनए का अध्ययन। तो पहली बात तो यहीं से क्लियर होगी। दूसरा, अब ये एरियल मेटाजीनोमिक्स में क्या कहना चाह रहा है, तो एरियल शब्द देखो किस में सूट हो रहा है, किसी पर्यावरण में वायु से डीएनए प्रतिदेशों को एक बार में एकत्रित करना। दूसरा, किसी पर्यावास की पक्षी जातियों की आनुवंशिक रचना को समझना। तो इंग्लिश में देखो इसमें दिया हुआ है एवियन, देखो अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज। अगर यहाँ पर एवियन ये वाला ऑप्शन होता तो यहाँ पर एवियन लिखा होता। अब एरियल का मतलब क्या, क्षेत्रीय वायु, तो यहाँ एरियल से ही हम निकाल सकते हैं एयर का। तो कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन को, ये दोनों में से ज्यादा ऑप्शन होगा। नीचे एयरबोर्न डिवाइस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल में यूज नहीं होना, क्योंकि है क्या, जीनोमिक्स, तो डीएनए की बात कर रहे हैं हम। सेंडिंग ड्रोन इन इनएक्सेसिबल एरिया टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल फ्रॉम लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडी, इसमें भी कोई डीएनए की बात नहीं किया, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। इन दोनों में से एक को निकालना था, तो यहाँ एवियन दिया तो एवियन होता, तो यहाँ पर भी एवियन होता। तो ये यहाँ से सीधा यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो ये ए होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, कोई ज्यादा टफ। वैसे भी साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते हैं, अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज है, अप्रोक्सीमेट आसपास हो, तो आप उस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो ये देखो ये भी था, देखो संक्रामक, या इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखो इंग्लिश में ज्यादा इजी है। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किन संस्थाओं से संबंधित है। देखो स्पीसीज के बारे में सीधा सीधा मैंने आपको बताया था कि स्पीसीज की रेड डेटा लिस्ट निकालता है तो आईयूसीएन निकालता है। स्पीसीज के बारे में कोई भी रिसर्च ज्यादा वगैरह जो भी करता है, जो भी सूचनाएं देता है, वो कौन है, आईयूसीएन ही उस पर एक ऑथोराइज संस्था है। तो ज्यादातर इसी से संबंधित होते हैं। तो हमने पूरा ही आईयूसीएन पे पढ़ा था कि रेड लिस्ट जारी करता है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड, पूरी की पूरी वो उन पर रिसर्च करता है, तब जाके इस लिस्ट में अपडेट करता है। तो जब ये काम सारा वो करता है, तो ये भी तो कौन करेगा, यही तो करेगा, आईयूसीएन। क्योंकि डिटेल जो वर्क इसका काम ही किसमें है, स्पीसीज के क्षेत्र में ही तो है। हर स्पीसीज का आकलन करता है, स्पीसीज का, उनकी देखता है कि उनका कितने क्षेत्र में वो फैली हुई है, उनकी जनसंख्या क्या है, कितनी जनसंख्या उनकी कम हो गई है, उनकी ऑक्यूपेंसी एरिया क्या है, उनकी मिलने की प्रायिकता क्या, उन पे सारा जो अनुसंधान रिसर्च जो करता है वो कौन करता है, आईयूसीएन। तो यही इन्वेजिव स्पीसीज की भी तो क्या करेगा, लिस्ट निकालेगा, या यूं करो उससे संबंधित जो भी वर्क करेगा वो यही करेगा। तो कौन हो गया, आईयूसीएन। सीधा क्वेश्चन था ये वाला। देखो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ना भी होंगे तो ये 30 में से ऐसे कुछ 2-4 क्वेश्चन बाहर भी कर दोगे तो 24-25 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी और पड़े हैं जो आप कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखो अगला, देखो ये वाला, ये तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, आप डेली यूज में जो ऑब्जर्व करते हो वही है ये सब। देखो ये कार क्रैश क्यों आया था, क्योंकि वो टाटा के जो पहले चेयरमैन थे उनका जो हुआ था एक्सीडेंट, उसके बाद ही आया था। देखो उनका एयर बैग खुले नहीं थे, तो उसी से रिलेटेड था। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए, कार क्रैश या टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं का पता लगाना। इंग्लिश में पढ़ो, देखो इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत वो क्या करता है, एयरबैग को खोल देता है। मतलब कार की जब टक्कर होती है वो उसको तुरंत पहचानता है और एयरबैग को खोल देता है। तो यही काम है इसका। देखो इसका नाम क्या है, उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी एक्सलेरोमीटर के कार्य की आवश्यकता। नाम से देखो क्या लिखा है, त्वरणमापी, गति को नापने वाला। जैसे ही टक्कर हुई उसने क्या किया, उस टक्कर को, कार क्रैश को उसने क्या किया, उसको मॉनिटर किया और तुरंत एयरबैग को क्या कर देगा, खोलने का निर्देश दे देगा। तो ये हो गया। दूसरा देखो इसी तरह काम, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ता है जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाती है का पता लगाना। जैसे ही आपका लैपटॉप गिरने लगा, उसमें गति आई, तो लैपटॉप में एक्सेलेरोमीटर क्या करता है, तुरंत पहचान जाता है कि ये गिर रहा है, इसकी गति बढ़ गई, तो वो तुरंत हार्ड ड्राइव को क्या कर देगा, बंद कर देगा, जिससे ये डैमेज ना हो। तो ये भी इस, देखो नाम से क्लियर ना, एक्सेलेरोमीटर, गति को नापने वाला। आगे देखो, डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। हमारे फोन में नहीं होता मोड
कि अगर ऐसे करते हैं तो वो पोर्ट्रेट हो जाता है, और दूसरा कैसा होता है, लैंडस्केप मोड अपने आप ही हो जाता है। तो जैसे ही हमारा फोन गति करता है तो एक्सेलेरोमीटर क्या करता है, उसको पहचान लेता है और उसी हिसाब से मोड को एडजस्ट कर देता है। डेली ऑब्जर्वेशन पर आधारित था, तो अंदाज भी लगाते तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाता, सभी तीनों के तीनों, क्योंकि ये वाला तो सबको ही पता है। तो नाम से ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि शुरू में क्लास जब मैं साइंस टेक की ले रहा था, कि मैंने बोला था कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन साइंस टेक के ऐसे होंगे जो नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। अगर आप उस नाम को या उस शब्द को तोड़ लोगे तो ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, अर्थात बहुत अधिक तापमान पर जिंदा रह सकते हैं। दूसरा, कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान पर भी वाले वातावरण में पनप सकते हैं, मतलब बिलो जीरो भी जिंदा रहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में भी पनप सकते हैं, मतलब बहुत ही एसिडिक एनवायरनमेंट में वो जिंदा रह सकते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तीनों के तीनों सही है। देखो ये क्वेश्चन कहां से आया, यहाँ से था। देखो ये वाला, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में ये पढ़ा था कि इसमें देखो क्या है, आर्कियोबैक्टीरिया है। इसमें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये प्राचीन जीवधारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो ये अत्यंत अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था, कैसी भी कंडीशन हो ये मिल ही जाएंगे आपको। अब देखो यहां से निकलता है, अत्यंत लवणीय जल में हैलोफी कहा जाता है, बहुत ज्यादा लवणीय है तो भी सलाइन वाटर में भी मिल जाएंगे, गर्म झरनों में भी मिल जाएंगे। गर्म झरनों को यहाँ बोला जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। अत्यधिक तापमान पर, तो पहला ऑप्शन निकल गया कि अत्यधिक तापमान पर जिंदा रहते हैं। एसिडोफिल्स अत्यधिक अम्लीय वातावरण में भी जिंदा रह जाते हैं, तो एसिडोफिल भी निकल गया। थर्मो से निकला अत्यधिक तापमान वाला, एसिडो से निकला अत्यधिक अम्लीय वातावरण में, थर्मो एसिडोफिल, और मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था। फिर कहता है कि बहुत कम तापमान पर, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बहुत जगह बताया था। हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था परमाफ्रॉस्ट, कि वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया जो एक्टिव हैं, और अगर ये ना हुआ, अगर ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो उनकी एक्टिविटी की दर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तापमान कम होने की वजह से उनकी जो मेटाबॉलिज्म है या उनकी एक्टिविटीज है वो धीमी है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बहुत बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, मेथेन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा, CO2 का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। तो वहां पर हम सारा डिटेल में इसको डिस्कस किया, तो ये वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन और क्लास को ढंग से सुना है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहीं से है, तो इसका ऑप्शन है सभी तीन। अगला देखो, ये वाला है। देखो ये नैनो से भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, नैनो टेक्नोलॉजी से, कि लास्ट टू लास्ट ईयर था शायद, कि उसमें लिखा था कि कार्बन नैनो ट्यूब है, या शायद क्या लिखा था, ग्रेफीन है, उसका पुनर्चक्रित हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसी जैसा एक क्वेश्चन और है। देखो क्या लिखा है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ हो सकता है कार्बन फाइबर का, इसमें क्या दिक्कत है। इसके अलावा कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकते। ये उसी जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, नैनो टेक्नोलॉजी वाला। तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत है, केवल एक सही है। तो ये बेसिक था, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। देखो ये वाला, ये क्वेश्चन तो हमने न जाने कितनी बार क्लास में डिस्कशन किया। फार्म लॉ के जब बिल आए थे तब आया, फार्म लॉ आया था तब भी हमने इस पे डिस्कशन किया। वैसे भी हम जब कृषि की समस्याओं पे चर्चा करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत में लैंड होल्डिंग का साइज ज्यादा छोटा है, इसीलिए कृषक उस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी इतनी पूंजी नहीं होती है कि बड़े इनपुट्स या अच्छा इनपुट इसमें डाल सके। ठीक है, तो इसी से एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। देखो इधर से, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का। तो इसमें क्या बोलता है, कह रहा है युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर, जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, पुनः स्थापन करना। तो युद्ध का मसला इसमें सेट नहीं बैठता है। अगला देखो, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। देखो ये रहा, मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स। कई किसान मिलकर एक समूह बनाते हैं, सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, और क्या करते हैं, कुछ चुनिंदा कृषि विधियों को अपने में अपनाते हैं। तो तीसरा अगला देखो क्या है, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमति राशि का भुगतान करता है। ये तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में तो नहीं लिखा है। अगला देखो, कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती है ताकि वे कंपनी के विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्य उत्पादन के लिए उसकी जरूरत के कृषि पण्य का उत्पादन करे। ये भी एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही एक ग्रुप है। तो ये दोनों तो एक जैसे ही क्वेश्चन है, ये है तो फिर ये भी सेम ही है। तो ये दोनों आपस में नहीं होकर कौन सा होगा, बी वाला होगा, जिसमें कई किसान मिलकर क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था।
अब ये देखो एक ये क्वेश्चन, ये आपके ऑब्जर्वेशन पर है बिल्कुल। और जब हम ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग करते हैं तब भी मैंने समझाया था कि यहाँ पर कंगारू बहुत पाए जाते हैं और ये एंडेमिक है इन क्षेत्रों में। मार्सुपियल जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इन क्षेत्रों में ये एंडेमिक है। मार्सुपियल्स बहुत ज्यादा क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, तो वही कंगारू से लिया है। और लिया क्यों है? क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये नजर आया था एक्सोटिक स्पीसीज में, कोई इसको इम्पोर्ट कर लाया था, यहाँ पर ले आया था गलती से, तो वो न्यूज में बना हुआ था, इस वजह से ये था, वहां लिखा गया था कि एक्सोटिक स्पीसीज है, न्यूज में लिखा हुआ था। तो ये वहीं से क्वेश्चन लिया। देखो ये इसको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो ये आया था, बेबी कंगारू इन फॉरेस्ट विल स्मगलिंग इन बंगाल, स्मगलिंग करके लाया था कोई, तो ये यहीं से क्वेश्चन सीधा सीधा लिया, ऑब्जर्वेशन से है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, शिशु स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते, तो सही है, ये कंगारूज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा, शिशुधानी स्तनी या मार्सुपियल केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। आप देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें लिखा है उसने केवल, देखो ये केवल वाला आ गया ओनली, तो इसको हम सीधा सीधा क्या करेंगे, निकाल देंगे। वैसे भी ये इस क्षेत्र में सभी तरह के कई सारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, तो केवल से ही हम इसको निकाल देंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा। कथन एक सही है, लेकिन कथन दो क्या है, गलत है इसमें। ठीक है, तो यहां से भी ये क्वेश्चन है सॉल्व हो सकता था। अगला देखो, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है? तो दोलन नृत्य वाला जो आपका है वो मधुमक्खी है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। देखो इस तरह के क्वेश्चन कोई भी क्लास में नहीं करवा सकता, क्योंकि कौन सा जीव जंतु ये सब नहीं हो पाता, बहुत सारे न्यूज में आता है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, आपको हिंदू को फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है, जो आपको लग रहा है उनको थोड़ा पढ़ के रखना है। वहां पर बहुत सारी स्पीसीज के बारे में दिया होता है, एक दो स्पीसीज आती रहती हैं वीक में या 10-15 दिन में, तो आप उनको साथ के साथ अगर देखते जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे, लगभग कोई एक दो को छोड़कर। ये वाला देखो मार्सुपियल वाला भी यहीं से आया, ये हनी बी वाला ये भी यहीं से है, ये वाला देखो ये कार्बन, ये वाला तो अलग से है। एक और आगे आएगा क्वेश्चन, जैसे वो वाला था आपका गिलहरी वाला क्वेश्चन था, वो भी यहीं से था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके आसपास होते हैं, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसको कोई आप न जाने कितने ही जीव जंतु हैं, तो आप किस किस का याद करोगे, कौन से जीव, क्वेश्चन था रात्रिचर है, कितने जीवों को याद करोगे? लेकिन आपके जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं उनको अगर आप नॉर्मली एक गो थ्रू हो जाओगे तो भी आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो लेकिन इनको मैंने पहले से ही बाहर निकाल दिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने उन 30 में काउंट नहीं किए हैं कि ये आप उनसे आउट ऑफ द बॉक्स हैं। अगर जो कर जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो उसका स्कोर तो और भी बढ़ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, ये तो हो गया। अब ये देखो, हो गया, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विविक्ति भवन के लिए प्राय विचार और चर्चा में लाई जाती हैं? ये बोल रहा है, एक तरह से कार्बन स्टोरेज की बात कर रहा है। देखो ये रहा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू अबंडन्ड सबटेरेन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट वाटर। मतलब क्या कह रहा है कि हम इंडस्ट्री से, यहाँ से लिखा उद्योगों से क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करें और उन्हें क्या करें, अंडरग्राउंड जो माइंस हैं उनके अंदर सेव कर दे कार्बोनेट वाटर के रूप में। ये तो हमने पढ़ा है पूरा का पूरा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज को। दूसरा देखो वो कह रहा है कि चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता को बढ़ाना, कि अगर चूना बढ़ाकर महासागरों की क्षारीयता को बढ़ा देंगे। देखो होता क्या है, ये सागरीय अम्लीकरण से क्वेश्चन आया, एक तरह से समझ लो कि हमने पढ़ा था कि सागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है क्योंकि वायुमंडल में CO2 बढ़ रही है। वायुमंडल में जो CO2 है वो ओशन में जा रही है, और ओशन में जब CO2 बढ़ जाएगी तो वो वायुमंडल की जो ओशन में CO2 जा रही है उसको अब आने नहीं देगी। देखो इसको ऐसे देख सकते हैं, ये ओशन है मान लो, सागर है, और ये वायुमंडल है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। तो अगर यहाँ पर CO2 की सांद्रता ज्यादा होगी और यहाँ पर CO2 की सांद्रता कम होगी तो यहाँ से यहाँ CO2 का प्रवाह होगा। और अगर क्या हो कि जल में CO2 की सांद्रता बढ़ गई और यहाँ पर CO2 की सांद्रता पहले की तुलना में कम हुई तो CO2 यहाँ से यहाँ जाएगी। अब देखो ओशन एसिडिफिकेशन में क्या होता है, ओशन एसिडिफिकेशन के प्रोसेस में सागरीय भाग में CO2 की सांद्रता बढ़ती जाती है पहले की तुलना में। अगर पहले की तुलना में CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो वायुमंडल से आने वाली CO2 की मात्रा इसमें कम हो जाएगी, इससे वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अब क्या करें, वो कह रहा है अगर इसमें चूना मिला दिया जाए तो कैल्शियम और कार्बोनेट आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, CaCO3। तो ये CO2 धीरे धीरे क्या होगी, इस कैल्शियम के साथ जुड़ती जाएगी, तो यहाँ पर CO2 की मात्रा कम होती जाएगी। अगर यहाँ CO2 की मात्रा कम होगी तो वायुमंडल से और CO2 जल में आएगी,
इट मीन्स CO2 को हमने स्टोर कर दिया ओशन में। ये कहना यहाँ ये चाह रहा है, देखो ये रहा, चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता को बढ़ाओगे तो उसमें CO2 की स्टोरेज करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ ये कहना चाह रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपके, मुझे नहीं लगता कि इसको स्टूडेंट जल्दी से बना पाएगा। बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट शेल को खेतों में बिछाना, अगर खेतों में बिछा दोगे तो वो CO2 को अवशोषित कर लेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैग्नीशियम के यौगिक होते हैं। मैग्नीशियम होता है किसमें, बेसाल्टिक रॉक में। तो ये क्या करेगा, जब इसके ऊपर वर्षा के जल के साथ CO2 गिरेगी तो वो क्या करेगा, CO2 को अपने साथ जोड़ लेगा, ट्रैप कर लेगा अपने साथ। तो ये कंपाउंड बना लेते हैं बेसाल्ट में, डिफरेंट डिफरेंट के जो तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब CO2 के साथ जुड़ जाते हैं वेदरिंग की अपक्षय की प्रक्रिया में। तो ये थोड़ा सा टिपिकल था, आप नहीं बना पाओगे, लेकिन ये 2 बना लेते तो उपरोक्त सभी के साथ आप जा सकते थे। तो ये वाले में क्या है, तीनों के तीनों सही है, सभी तीनों सही है। ये देखो, ये कार्बन कैप्चर पढ़ाया हुआ था, कोल फील्ड में डाल देते हैं। ये आपका सागरीय अम्लीकरण भी हमने क्लास में ही पढ़ा था, तो इसमें ज्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन मैं पहले से ही बाहर मान के चल रहा हूँ कि हाँ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन जो लॉजिक लगा पाएंगे वो उनको एडवांटेज है, वो 30+ भी होते चले जाएंगे। आगे देखना, ये क्या कह रहा है, बायोफिल्टर के बारे में बोल रहा है। तो कह रहा है कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में, मतलब इधर इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो कह रहा है कि पुनर्चरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंद्रों, मतलब बायोफिल्टर में जो एक्वाकल्चर सिस्टम जो पाया जाता है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है, उसमें बायोफिल्टर के संदर्भ में विचार करो इन कथनों पर। तो बायोफिल्टर है मतलब जीवों का यूज कर रहा है वहां पर उस पानी को फिल्टर करने में। देखो, एक्वाकल्चर है और क्या है, रीसर्कुलेटिंग है कि रीसर्कुलेट करता रहता है, उसी पानी का बार बार रीसर्कुलेट करता रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, बायोफिल्टर, बायो का मतलब होता है जीव, और फिल्टर मतलब जो फिल्टर करेंगे। तो जीवों का यूज या बैक्टीरिया वगैरह का यूज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज फिल्टर करने में किया जाता है। तो इसके संदर्भ में वो पूछ रहा है कि हमें क्या करना है। तो वो कह रहा है जैव निस्यंदक बिना खाद्य खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव जो होंगे या बायोफिल्टर होगा, जो हमने मछलियों के लिए जो चारा डाला होता है जिसको वो नहीं खाती, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, पानी को खराब करने लगेगा। तो उनको ये क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में मैंने पढ़ाया था कि क्या होता है कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़ देते हैं, तो उनको विघटित कर देते हैं, उसमें वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। इसे बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उसी प्रोसेस से जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करेंगे, जो बचा हुआ चारा है उसको क्या कर देंगे, सरल तत्वों में तोड़ देंगे और वो पानी साफ रहेगा। दूसरा देखो, बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। ये भी हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा है। नाइट्रोजन साइकिल में क्या पढ़ा था, अमोनिया नाइट्राइट में बदलती है, नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलता है, जिसको पौधे की जड़ें ले लेती हैं। और नाइट्रेट अगर फिर भी बच गया तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे वीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो ये वाला था, तो कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, ये भी सही है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ये आप BOD COD जो मैंने पढ़ाया था, या हम डेड जोन में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पर कार्बनिक पदार्थों के विघटन से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। परमाफ्रॉस्ट में भी पढ़ाया था मैंने कि वहां पर जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी और कार्बनिक पदार्थों को वो तोड़ते जाएंगे। तो इन सबको लॉजिक लगा के आप इसको कर सकते थे। अगला देखो, बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन द वाटर। फॉस्फोरस के कंटेंट को ये नहीं बढ़ाते हैं, बढ़ाने का काम इनका नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, बाकी दोनों होंगे, तो ओनली 2 होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये वाले क्वेश्चन में भी आपको पूरी जानकारी चाहिए। एलिमिनेशन मेथड उसने गायब कर दिया है, तो इनमें एलिमिनेशन भी लग रहा है, कंक्रीट जानकारी होगी तभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, झेलम रिवर पासेस थ्रू द वुलर लेक। ठीक है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक, मतलब कृष्णा जो नदी है वो सीधा सीधा कोलेरू लेक को जल देती है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इस तट पर ये गोदावरी है और ये कृष्णा है, तो इनके बीच में कोलेरू लेक है। और मैंने ये भी पढ़ाया था कि पहले ये लवणीय झील थी, धीरे धीरे ये इसका डेल्टा का विस्तार होता गया और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से इसको पानी की सप्लाई करते हैं, तो ये धीरे धीरे फ्रेश वाटर लेक में कन्वर्ट हो गई। तो ये कृष्णा से डायरेक्ट फीड नहीं होती है, कृष्णा नीचे डेल्टा वो उधर है, ये बीच में पड़ती है इन दोनों के। तो ये हमने क्लास में देखा हुआ है, तो यहीं से ये वाला तो हो जाता और ये भी हो जाता, लेकिन ये वाला वेटलैंड वगैरह से लिया गया क्वेश्चन है। मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक, तो कांवर लेक का निर्माण करती है। तो ये वाला, इसमें ये और ये सही है, पहला और तीसरा। दूसरे वाला गलत है, सीधा नहीं देती है।
तो फर्स्ट एंड थ्री ओनली 2 ऑप्शन इसमें से सही है। इसके बारे में एक्चुअल नॉलेज जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, सारे के सारे वेटलैंड पढ़े होंगे, उसे ही इसके बारे में नॉलेज होगा। सामान्य रूप से मैं नहीं मानता कि स्टूडेंट को ये ज्यादा पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको या तो छोड़ देने थे, या आपको 2 या 3 ऑप्शन आ रहे थे तब उन पर खेलना था। अदरवाइज किसी को नहीं पता, बिल्कुल फैक्चुअल है, इन पर आपको एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लग रहा, तो इनको आप छोड़ देते। जो पहले वाले इजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना चाहिए था। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ छत्रकों या मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में मन प्रभावी गुण होते हैं, साइको एक्टिव, कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तशील गुण होता है, बायोल्यूमिनेशन के गुण पाए जाते हैं। देखो, बायोल्यूमिनेसेंट जी के जो गुण होता है वो चमक जो होती है, जिसे कहते हैं ना, वो प्रदीप्तता प्रदर्शित करते हैं, उसे बोलते हैं। तो अब इसके बारे में अगर फैक्चुअल नॉलेज है आपको तो कर सकते हो, अदरवाइज इस पे कोई नहीं है। तो इसमें सभी 4 सही है। तो उसमें औषधीय गुण भी होते हैं, साइकोएक्टिव गुण भी होते हैं, कीटनाशी भी होती है, और ये जैव संदीप्तताशीलता को भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी इसका होगा। अगला देखो, ये भी एक तरह से देखो करंट की न्यूज से क्वेश्चन है। डोनबास, तो ये क्या है? ये मैंने पढ़ाया था क्लास में, यूक्रेन में एक कोयला का क्षेत्र है डोनबास, तो ये सीरिया से मिलाया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों और विचार के समाचारों में उल्लेखित संघर्ष का क्षेत्र जिस देश में अवस्थित है। इट मीन सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ये क्वेश्चन, न्यूज़पेपर में आए हैं और आपको सिर्फ क्या करना था, उनको मिलान करना था। तो डोनबास क्षेत्र यूक्रेन में है, काचिन म्यांमार में है, तो ये भी नहीं मिलेगा। और टिग्रे जो है वो इथोपिया में पाया जाता, तो ये यमन के साथ है, इनमें से कोई भी मिलान नहीं करता। देखो, ये आपने पढ़ा है तो होगा, नहीं तो कोई एलिमिनेशन मेथड इसमें काम नहीं करेगा आपका। आगे देखो, पारा प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इसमें क्या है, स्वर्ण खनन गतिविधियां विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। दूसरा, कोयला आधारित उष्मीय शक्ति संयंत्र से पारा प्रदूषण होता है। तीसरा, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। देखो, अभी तक हम जितना भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन पढ़े हैं उसमें हमने अलग अलग गैसेस के लेवल पढ़ते हैं, या अलग अलग पोल्यूटेंट के लेवल पढ़ते हैं कि इस स्तर तक सेफ है, इससे ऊपर नहीं सेफ है। जैसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के मानक दिए कि इस तक सेफ है, गुड है, उसके बाद बैड है, वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, वो सब दिया होता है। लेकिन पारे के संदर्भ में ऐसा कोई भी मानक नहीं है। तीसरा, कोयला आधारित उष्मीय शक्ति संयंत्र से पारा प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश वगैरह में हमने इसको पढ़ा कि भारी तत्वों का क्या होता है, इसमें भारी तत्व निकलते हैं फ्लाई ऐश के साथ। तीसरा, स्वर्ण खनन गतिविधियों में विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। इसको हम लॉजिक से लगा सकते हैं कि यह पारा प्रदूषण स्वर्ण खनन है, तो ये भी हैवी मेटल है, तो ये भी एक तरह का हैवी मेटल है, तो उसमें इसके साथ ये भी निकल सकते हैं। अदरवाइज फैक्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए। उपयुक्त तीनों सभी के सभी सही है, तीनों के तीनों। ठीक है, आगे देखो, अगला क्या, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। देखो, ये कह रहा है कि 3 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं इंडिया के, उनके संदर्भ में विचार करो। विद रेफरेंस टू इंडिया प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भारत के कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में। पहला कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है, जबकि ये पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर के मोरहे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग माई से जोड़ता है। ये चियांग माई यहाँ गलती है, मोएटो करके ऐसी जगह है, उसको जोड़ता है, मोए मोए, उस चियांग माई को नहीं जोड़ता है ये। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है। बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। ये कुनमिंग को वाराणसी से ना जोड़कर कोलकाता से जोड़ता है। तो ये भी आपको आना चाहिए। ये तो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ये दोनों के दोनों आईआर से रिलेटेड है, तो दोनों को उसने जोड़ के ये क्वेश्चन को बनाया है। तो ठीक है, तो ये यहाँ से तो ये थाईलैंड का ऑप्शन गलत है, इसमें ये वाराणसी गलत है, इसमें डिब्रूगढ़ और सूरत गलत है। तो ये आपका कोई भी सही नहीं है इसमें। अगला देखो, ये भी फैक्चुअल है। देखो, कामराज पोर्ट, ये क्या लिख रहा है, पोर्ट पत्तन और जिस रूप में विख्यात है वो प्रसिद्ध है, उस रूप में चर्चा करो। तो कामराज पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है, ये सही है। दूसरा, मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है, ये भी सही है। विशाखापट्टनम भारत में सबसे बड़ा आधान पत्तन है, कंटेनर पोर्ट है। देखो, ये मुंबई वाला है, मुंबई के पास नोवा शिवा जो था ना, वो सबसे बड़ा है, पढ़ते हैं हम, ये वाला नहीं है। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। ये भी ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन उसने इस तरह के दिए थे, लेकिन ठीक है, अगर इनको आप छोड़ भी दोगे तो बहुत क्वेश्चन बनता है, 25-26 से ऊपर आराम से बना सकते हो आप। इसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वो गिलहरी के बारे में, स्क्विरल के बारे में बात कर रहा है। देखो,
तो वो कह रहा है इंडियन स्क्वेरल के बारे में या भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करती हैं, मतलब भूमि में घोंसले का निर्माण करती हैं। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं और वे सर्वभक्षी होती हैं। देखो इसका थर्ड ऑप्शन तो सबके लिए सही है, लेकिन जो भारत में गिलहरियां हैं वो कई प्रकार की हैं। उनमें से एक ग्राउंडेड स्क्वेरल भी है जो भूमिगत है, भूमि में रहती है। अगर उसको देखोगे तो तीनों सही हैं। देखो ये भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करती हैं, वो भूमि में रहती हैं, भूमि में अपने घोंसले का निर्माण या उसको कोई नीड का निर्माण करती हैं, नेस्ट का। दूसरा, वे अपने भोज्य पदार्थों को जब घोंसला वहां बनाती हैं तो नेस्ट वहां बनाती हैं, तो भोजन भी वहीं एकत्रित करती हैं। और तीसरा, ये सर्वभक्षी तो होती है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। लेकिन जो हमारे घर के आसपास सामान्य गिलहरियां वो क्या करती हैं, वो पेड़ों पर रहती हैं। अब डिपेंड करता है कि यूपीएससी इसको किस रूप में ले रहा है, ग्राउंडेड स्क्वेरल के रूप में ले रहा है या नॉर्मल स्क्वेरल के रूप में ले रहा है। तो फिर अगर नॉर्मल के लेगा तो ये सही नहीं हो पाएगा, सिर्फ ये दो सही होंगे। तो इसलिए ग्राउंडेड के बारे में है, मुझे लग रहा है तो ये तीनों ही सही होंगे, क्योंकि उसने ये और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखो बिल बनाकर रह रहा है और भोजन भूमि के अंदर जमा कर रहा है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हैं और सर्वभक्षी तो ये होते ही होते हैं। लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि इसको इतनी नॉलेज किसी को इस बारे में होगी, इतना ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं हम। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना बेहतर है। अब ये देखो ये क्वेश्चन, इसमें भी आपको पूरी तरह से हर जीव जंतु के बारे में नॉलेज नहीं होगा। अगर न्यूज़पेपर में ये आया है, और ऑब्वियसली आए होते हैं, तो अगर आप वहां पर थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना होगा, क्योंकि एलिमिनेशन नहीं लग रहा है इसमें। वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए, सींग पूछी मकाक, मालाबार सिवेट, सांबर हिरन। तो उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर है या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। अब इन हर जीव के बारे में इतना याद करना मुश्किल हो जाता है, तो आप देखो अगर न्यूज़पेपर में आया है तो वहीं से इसको सॉल्व होगा। तो इनमें ये दो हैं, ये नहीं है, केवल दो हैं। सी पूछी मकॉक नहीं है, मालाबार सिवेट और सांबर हिरण इसके आंसर है, केवल दो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है एक तरह से। दूसरा, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। ये दोनों ही फैक्ट सही है। भारत के पास अधिक कृषि योग्य लैंड भी है, उसका बहुत बड़ा पार्ट डेजर्ट में पठारी भाग के रूप में है। भारत में जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि बहुत है भारत के पास, वहां पर बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो इसी तरह निकल जाता है, डेजर्ट में, पठारी भाग में, पर्वतीय क्षेत्र में। तो जो कृषि क्षेत्र है वो बहुत कम है वहां पर, भारत की तुलना में कम है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात भी भारत में क्या है, अधिक है, ये भी सही है। तीसरा, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टर औसत उत्पादकता अधिक है, लेकिन भारत की उत्पादकता ज्यादा नहीं है। तो तीसरा गलत है, ये दोनों के दोनों क्या है, सही है, पहला और दूसरा। तो इसमें क्या होगा, केवल दो ही ऑप्शन में होगा। अगला देखते हैं, देखो अब ये रहा है, ये भी आपको निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। तो इसको आपको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ऑप्शन है ओरंगटेन है, लेकिन ये भी मुझे नहीं लगता कि जल्दी क्या आप पढ़ पाओगे कि इसको कहीं से मिलेगा आपको। न्यूज़पेपर में अगर आया तो आप देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन भी क्या है, ओरंगटेन है। देखो यहाँ से बता देना बहुत इजी है कि ये आप कर लोगे वो कर लोगे, इसीलिए मैं इन सबको मानता हूं कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसे मधुमक्खी वाला था, उसमें रिस्क लिया जा सकता था, लेकिन जहां आपने वो बहुत डीपली जाके पूछ रहा है, खुरचने का काम रात में कौन है, अगर नहीं पता है तो इनको छोड़ देना चाहिए। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपको पता होंगे। देखो, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए, कटहल, महुआ, सागौन कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। तो ये महुआ और सागौन तो सबको ही पता है, हर कोई लिखता है इसको, लेकिन ये कटहल वाला जो था ये एवरग्रीन है, तो इसका भी अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल है। तो या तो छोड़ देना चाहिए था, वरना आप तुक्का है तो तुक्के में तो तुक्का ही लगता है फिर, तो ये नहीं आप लगा सकते। तो महुआ और सागौन था, लेकिन कटहल नहीं था। केवल दो ही सही है, कटहल वाला इसमें ऑप्शन सही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि 45 प्लस क्वेश्चन है, आप 30 के आसपास बना सकते हो, और 30 के आसपास इजीली बन जाएगा, 25 से लेके 30 की रेंज में। बाकी सब आप क्या करना था, छोड़ना था, इजी वाले सेलेक्ट करने थे। आगे देखो, वोल्वेचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किसी एक के संदर्भ में उल्लेख होता है। मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना, शेष संवेष्टन सामग्री बनाना, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उत्पादन करना, जैव मात्रा में ऊष्मागणिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना। तो इसमें फर्स्ट वन है, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। ये बैक्टीरिया है, जहां पर ये मच्छर होते हैं वहां पर इनको छोड़ दिया जाता है, जिससे ये इन विषाणुओं से प्रसार को रोक देते हैं, रोग प्रसार को। तो ये उसी से संबंधित थी वोल्वेचिया पद्धति।
तो ये भी सुना होगा तो आप कर पाओगे। तो इस तरह से ही आपका पेपर था, इसका ऑप्शन भी क्या होगा, A1। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से थे जो आपको छोड़ देने थे, आपने नहीं सुना, स्किप कर दो, क्योंकि इनमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लग रहा, इसमें भी नहीं लग रहा, इसमें भी नहीं लग रहा, इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी नहीं लग रहा है, इस वाले में भी एलिमिनेशन नहीं है, इस वाले में भी आपका एलिमिनेशन नहीं है, इसमें भी एलिमिनेशन नहीं है। तो जो एलिमिनेशन नहीं लग पा रहा था या आपको जिसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी उसको छोड़ देते, और जो शुरू में जो क्वेश्चन थे इजी वाले जो आपके कंसेप्चुअल बेस थे उनको आप आराम से कर सकते थे। ये देखो इससे पीछे वाले मधुमक्खी वाला, मार्सुपियल वाला, ये लघु कृषक वाला, ये आप कर सकते थे आराम से। ये भी नहीं, एक दो इनमें से भी अगर छोड़ दोगे तो भी 2829 पे पहुंच जाओगे। ये इजीली सॉल्व हो सकता था, ये इजीली हो सकता था, ये वाला इजीली हो सकता था। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे वो आराम से आप क्या कर सकते थे, साइंस टेक ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के अगर आप इजी क्वेश्चन अलग कर लेते तो आराम से 25 प्लस तो पहुंच ही जाते। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है अब ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी का, इसको क्लब करके रखिए। और दूसरा वो इस पे कंसेप्ट पे भी काम बहुत कर रहा है, कुछ फैक्चुअल दे रहा है, फैक्चुअल आम ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, तो वो सभी के लिए मुश्किल है, आपके लिए नहीं, सभी के लिए मुश्किल है। लेकिन जो कंसेप्चुअल इजी क्वेश्चन दे रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर वो सही हो जाएंगे तो कट ऑफ वही 40-45 के बीच में रहती है, तो आराम से बना पाओगे। यहीं से अगर आप 25 क्वेश्चन भी ले गए, अगर आप 30 नंबर 25 भी ले गए, 24 भी ले गए, तो पीछे खेल तो 20 क्वेश्चन का ही है। तो आप आराम से इस सेक्शन को बनाइए, इस पे फोकस कीजिए, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। साइंस टेक के क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो उनके शब्दों से ही निकल जा रहे हैं। तो थोड़ा इसका बेसिक अगर आपको पता है, अगर आपकी संकल्पना विकसित है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तो इजीली साइंस टेक ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतना देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।